जिस जनरेशन को हम बेकार और नाकामयाबी की तरफ देखते थे, लेकिन यह जनरेशन भारत के एक पड़ोसी देश नेपाल में 24 घंटे के अंदर सत्ता परिवर्तन कर दिया, जिसका नाम जेनजी बोला जाता है और नेपाल में इसको जेनजी प्रोटेस्ट के तौर पे जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो और जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में हम क्यों बात करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी की पूरी वीडियो में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि जेनजी आंदोलन जहां पे सत्ता को पलट दिया नेपाल में, रातों रात वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया, बहुत सारे करप्शन थे। कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन हुआ इसके वजह से हुआ, किसी का कहना है करप्शन में इतनी गवर्नमेंट थी इसके वजह से शुरू हुआ। ये सारी चीजें न्यूज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उस बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे जो जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ, इसका इम्पैक्ट, जो इंडियन स्टूडेंट नेपाल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं उनके ऊपर क्या पड़ा, और जो एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके ऊपर क्या पड़ने की संभावनाएं हैं। मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है और इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो पे, इस चैनल पे आप पहली दफा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब इस वीडियो की महत्व को आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, नेपाल में 8 सितंबर 2025 को अचानक एक ऐसा मोमेंट शुरू होता है जो 24 घंटे बीतते बीतते नेपाल में सत्ता से, जो वहां पे बैठे लोग थे तो उसको सत्ता से बाहर कर देता है। और वह आंदोलन इस कदर फैलता है 24 घंटे के अंदर कि नेपाल के हर शहर उस आंदोलन के आगोश में आ जाता है। जितनी संपत्तियां वहां सरकारी संपत्तियों की जला दी गई, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने जो यंगस्टर थे, कितने जो बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई। ये सारे चीज में नेपाल में जिस तरह से तहस नहस हुआ, जिस तरह से अराजकताएं फैली, ये कुछ लोगों का कहना है कि अराजक तत्वों के द्वारा किया गया, कुछ लोगों का कहना है कि ये करप्शन के अगेंस्ट जो यंगस्टर हैं, जो जेनजी हैं, उनके द्वारा किया गया, चूंकि वहां के सत्ता से ये लोग काफी क्षुब्ध थे, नाराज थे। लेकिन क्या इसका असर वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्या पड़ा, इसके बारे में किसी ने बात नहीं किया। क्या वहां के इस आंदोलन के बाद से, जो खास करके इस वीडियो में हम जो जिक्र करेंगे, जो भारतीय छात्र, जो इंडियन स्टूडेंट नेपाल में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर हुआ। और 2025 सेशन में जो लोग प्लान कर रहे हैं नेपाल से एमबीबीएस करने के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने अपने कंसल्टेंटों के द्वारा कॉलेज में पैसे जमा कर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं कि नेपाल का रजिस्ट्रेशन मैं करूं और नेपाल में मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कंटिन्यू करूं। तो ये 8 सितंबर की शुरू होता है, 9 सितंबर के शाम तक वहां के गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ता है। फिर 2 से 3 दिन के अंदर वहां पे ये हुआ कि अब इसकी गवर्नमेंट बनेगी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी चर्चाएं चलते रही। उसी बीच में इंडियन एम्बेसी ने भी कई एडवाइजरियां निकाली, कई हेल्पलाइन नंबर दिया कि अगर आप इंडियन नेशनल हैं, कहीं भी स्टक हो गए हैं, कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी काम या किसी कंपनी में काम करते हैं या कोई अपना काम करते हैं, या कोई स्टूडेंट जो यहाँ पे एजुकेशन के लिए आया हुआ है, वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पे रखे, किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। जो भी वहां के गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो उनके रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करें। लेकिन साथ साथ एडवाइजरी में इंडियन एम्बेसी ने यह भी जिक्र किया कि अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं हो तो आप घर से या जहां पे आप रह रहे हैं वहां से आप बाहर निकलने की कोशिश न करें। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी का हेल्पलाइन और एडवाइजरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली ने भी 9 तारीख को अपना एडवाइजरी दिया इंडियन नेशनल्स के लिए कि आप, अगर आपको जरूरत ज्यादा ना हो तो आप नेपाल का ट्रेवल नहीं करें। और आज भी जो क्रॉस बॉर्डरिंग है, जो आपको रोड साइड से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है, रोड के थ्रू जो बॉर्डर क्रॉस किया जाता है, जो प्लेन एरिया में जो बॉर्डर से इंडिया नेपाल बॉर्डर, वहां भी काफी, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, काफी चेक जांच तेज कर दी गई है। प्लेन की हालत, एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। अलग बात है कि अभी एयरपोर्ट रिज्यूम हो गया है, एयरपोर्ट फंक्शनल है, वहां पे फ्लाइटें चल रही हैं। लेकिन क्या जो बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे उनके ऊपर प्रोटेस्ट में क्या असर पड़ा? उस बीचों में बहुत सारे बच्चों के ऊपर जरूर ट्रॉमा हुआ। कई ऐसे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में भी गोलियां चली थी जिसको जिक्र नहीं किया गया। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है जिसके एम्बुलेंस में भी गोली चला दिया है जेनजी ने। अब जेनजी का काम है कि ये अराजक लोगों का काम है, ये तो जांच का विषय है, गवर्नमेंट वहां पे जांच करेगी। लेकिन मेडिकल के छात्रों के बीच में काफी घबराहट था, काफी परेशानियां थी। जिस तरीके से लोग
मार रहे थे, जिस तरह से लोग इंडियन मीडिया को मारे, जिस तरह से इंडियन कम्युनिटी के कई लोगों को मारा गया, उसमें हमारे जो बच्चे थे जिनका उम्र तकरीबन 17 से लेकर 20 साल के बीच में था, वो बच्चे काफी परेशान थे, काफी ट्रॉमा में थे कि क्या उनके साथ भी इस तरह से घटना घट सकती है। वो काफी डरे और सहमे हुए थे। ये भगवान की, ईश्वर की कृपा रही कि उन बच्चों के साथ कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चे सुरक्षित हैं, वो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या उनके लिए आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि 2025 में जो स्टूडेंट नेपाल के लिए प्लान कर रहे हैं, नेपाल में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, या रजिस्ट्रेशन कर लिए या रजिस्ट्रेशन करने के फेवर में हैं, उनके लिए थोड़ा सा रुकने का समय है अभी। नेपाल में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस है, ये अलग बात है कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, वहां पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। इस पे आने वाले समय में जो वहां के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी अपनी अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग प्लानिंग है कि उसको रिज्यूम कराने के लिए जो जिस पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया है और इंटरिम गवर्नमेंट बना है, जिसको बोला गया है कि 6 मंथ के अंदर आप इलेक्शन कराइए। इस 6 मंथ में इलेक्शन होता है नहीं होता है बात की बात है। आप बांग्लादेश में देख चुके हैं कि वहां भी 6 मंथ में इलेक्शन की बात हुई थी, लेकिन वहां भी अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वहां की इंटरिम गवर्नमेंट 1 साल की हो गई। लेकिन नेपाल में बांग्लादेश की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, पार्टियों में काफी आपसी तालमेल बन रहा है। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले 10-15 दिन से 1 महीने के अंदर किस तरह से नेपाल अपना रूख तय करता है, किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, वो प्रोटेस्ट के लिए प्लान करती है, प्रोटेस्ट करती है या नहीं करती है। इन सबको देख के आपको तय करना पड़ेगा कि नेपाल में हम एडमिशन लें या नहीं लें। आपका नेपाल में जो एडमिशन प्रोसेस है, फॉर्म का प्रोसेस है, वो काफी है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। 12 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल करने का समय है। दिसंबर 2nd से 3rd वीक में आपके काउंसलिंग शुरू हो सकते हैं, अगर प्रॉपर सब कुछ सही रहा तो। अगर इस बीच में किसी तरह से पॉलिटिकली प्रोटेस्ट या नेपाल में स्ट्राइक या ऐसा मोमेंट बन जाता है, तो हो सकता है ये चीजें भी आगे एक्सटेंड हो सके। उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नेपाल में सिचुएशन पैदा हो रहा है, जिस तरह से दिनों दिन वहां की कंडीशंस बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और कब होगा, यह सोच पाना अभी हमारे और आपके बस का नहीं है। लेकिन आपके पास समय पर्याप्त है, इसको देखिए, सुनिए, समझिए, और फिर आप प्लानिंग कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि नेपाल में मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुआ कि वहां पे 11 सितंबर को नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी ने अपने पूरी एजुकेशनल सिस्टम को, पूरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, एग्जामिनेशंस को, रिजल्ट्स को, प्रैक्टिकल को, सारे को आने वाले फर्दर नोटिस तक के लिए उसको स्थगित कर दिया है, उसको रोक दिया है। तो वहां पे अभी कुछ कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखिए कि जितने भी वहां पे एग्जाम्स थे, प्रैक्टिकल था, सेशनल था, या अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज थे, उन सबको काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दिया है, उसको रोक दिया है फर्दर नोटिस के लिए। अब ये फर्दर नोटिस कब आएगा, कब क्लासेस, कब एग्जामिनेशन, कब प्रैक्टिकल आपके रिज्यूम होंगे, ये आने वाले समय बताएगा, या फिर काठमांडू यूनिवर्सिटी या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का जब अगला नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर ही पता चल पाएगा कि आपके सारे क्लासेस या प्रैक्टिकल या एग्जाम्स कब से शुरू होंगे, या कब से उसको सुचारू ढंग से लाया जाएगा। 2021 के बाद नेपाल अचानक बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया। एक तो प्रमोशन था, दूसरा पेरेंट्स को लगा कि इंडिया के बजट में नहीं हो रहा है, तो एक कमोबेश बजट में मेरा नेपाल हो जा रहा था, करीब था। इंडिया और नेपाल में कोई फर्क नहीं था, भाषा के तौर पे, फूड्स के तौर पे, कल्चर के तौर पे, पेशेंट फ्लो के तौर पे, या पढ़ाई के स्टैंडर्ड के तौर पे। इसका फायदा उठाते हुए 2025 में ऐसे ऐसे कॉलेजों ने इतना फी बढ़ा दिया, जिस कॉलेज का 60 लाख था वो 70 लाख हो गया, जिसका 70 लाख था वो 80 लाख हो गया, जिसका 75 था उसका 83 हो गया। उन कॉलेजों और ऑनर को भी सोचना चाहिए कि आप अचानक किसी के कहने पे इस तरीके से पैसे और फी बढ़ा रहे हैं। क्या अपने दिल पे हाथ रख के पढ़िए कि क्या उस फी के हिसाब से, उस जो फी आप चार्ज कर रहे हैं, उस फी चार्ज करने के अनुसार क्या आपके कॉलेज का ये एलिजिबिलिटी बनता है, कि आपके कॉलेज के पास वैसा इंफ्रा है जो आप बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन जस्टिफाइड फी है। आपके पास फैकल्टी नहीं है, आपके पास खास करके पैरा क्लिनिकल्स में नेपाल के 80% कॉलेजों के पास फैकल्टीज नहीं है। उस कंडीशन में भी आप बच्चों से 80-80 लाख, 70-70 लाख रुपया आप फी चार्ज कर रहे हैं। आपकी देश की हालत ये है 2025 में
स्टेबल नहीं है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। रोज आपके फी बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। पेरेंट्स को आज कोई और फी दिया जा रहा है, 2 दिन के अंदर कुछ और फी दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मैं कॉलेज ऑनर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति या किसी दूसरे या थर्ड पार्टी के कहने पे आप ये मत सोचिए। आज आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं, लेकिन कल 2026, 2027, 2028 आने वाला है, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि आप एक कॉलेज ऑनर हैं, एक मालिक हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। उसमें आपकी बौद्धिकता जरूरी है, आपकी इंटेलिजेंस जरूरी है, न कि किसी थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन आपको लुभावने ऑफर दे देंगे आपके कॉलेज में। इस साल तो बच्चे चले जाएंगे, लेकिन अगले साल से बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके 2 साल बाद बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है। 2021 से पहले क्या हालत थी नेपाल में इंडियन स्टूडेंट के एडमिशंस को लेकर। नेपाल के लगभग सारे मेडिकल कॉलेज के ऑनर्स को ये बात अच्छे से पता है। तो प्रमोशन और इस तरीके से प्रोपोगंडा करके बच्चों के साथ खेलने की कोशिश न किया जाए। जो एक फी है, जिस तरह से एक आप फी बना के रखते हैं, आपके कॉलेजेस का फी का क्या लेवल होना चाहिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अलग बात है कि नेपाल गवर्नमेंट ने फॉरेन नेशनल के लिए, खास करके इंडियन के लिए $75,000 तय कर दिया है। लेकिन आप सोचिए कि आपके हॉस्टल्स नहीं है, बच्चों को खाना नहीं मिलता है, आपके बाउंड्री नहीं है, हॉस्टल की कोई सेफ्टी नहीं है, बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, फैकल्टी की क्या हालत है। फिर आप किस आधार पे अपने आप का, अपने कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूशन का फी इस कदर बढ़ा रहे हैं और बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे एक फाइनेंशियल बर्डन दे रहे हैं। अलग बात है कि नेपाल और भारत का एक बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन इन सारी चीजों पे देखना चाहिए। दूसरी चीज, जो बच्चे अभी जा रहे हैं उनके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने पूरी तरह से नेपाल के सिचुएशंस को देखें, नजदीकी से देखें, उनके हर पहलू पे ध्यान रखें और फिर तय करें कि क्या उनको 2025 में नेपाल में सच में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नेपाल का कंडीशंस आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत बद से बदतर होते दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को इस साल नेपाल के एडमिशन को ड्रॉप कर देना चाहिए। चूंकि किस तरह से नेपाल में पहले भी हुआ है, 2008 में भी हुआ है, इस तरह की घटनाएं हुई थी, ये सिचुएशन नहीं था। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज नहीं हुआ है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे एक रिजीम चेंज हुआ है। गवर्नमेंट चेंज और एक रिजीम चेंज होने में बहुत अंतर होता है। गवर्नमेंट चेंज का मतलब होता है आज कोई ये पार्टी की गवर्नमेंट है, कल बी पार्टी की गवर्नमेंट हो जाती है। रिजीम चेंज का मतलब होता है ना ये, ना बी, ना सी, उसमें हो सकता है कोई दूसरे देश और मुल्क के अनुसार या इशारों में ये कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, कोई दूसरा सत्ता आ जाए, कोई दूसरा रजीम आ जाए। इन सब चीज को, और जब इस तरह से चीजें होती है तो वो देश अनस्टेबल 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं होता है, काफी दिनों के लिए, काफी महीनों के लिए, काफी सालों के लिए होता है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रख के एडमिशन लेनी है। तो इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है नेपाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारी चीजों पे ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है, इसका असर पड़ा है। और इस असर को इतनी आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक करने में काफी समय लगेगा। फिर आपसे एक आग्रह है कि नेपाल के जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उसके पहले आप नेपाल के पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे नजर रखें। और वो अगर 2 महीने में सब कुछ सही रहता है, फिर फर्दर अपना एडमिशन लें। अदरवाइज आप एडमिशन ड्रॉप करने की कोशिश करें। आपको बहुत तरह तरह के लोग बहुत तरह तरह के काउंसलिंग करेंगे, बहुत तरह तरह की बातें बताएंगे, लेकिन आपकी नजर नेपाल के स्टेबिलिटी पे होनी चाहिए। पहले आप अपनी लाइफ को बचा लीजिए, फिर आप अपनी कैरियर के बारे में सोचिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।